हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका एसिडिक नेचर कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में वेरिएशन तक तो पहुंच ही गए थे। यहाँ तक ये दो पॉइंट्स कंसिडर करा था हमने कि कार्बन या अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है और दूसरा कि कार्बन यदि सेम हो तो फिर ब्रांचिंग बढ़ने से जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। अब हेलोजिनेटेड एसिड की यदि बात करें हम लोग, हेलोजिनेटेड एसिड की सबका कार्बन पे लगा हुआ हो कोई हेलोजन, तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ज़्यादा कार्बन से, मतलब ओवरऑल वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट का काम करने वाला है। तो यदि हम लोग इन एसिड्स की कल्पना करें या चर्चा करें, CH3COOH, फिर CH2ICOOH, फिर CH2PrCOOH, फिर CH2ClCOOH, फिर CH2FCOOH। ऐसा सबों में कार्बन सेम है, ब्रांचिंग वगैरह जैसा कहीं कुछ है नहीं, बस आ गए हेलोजन। इसमें क्या है, इसको ऐसे लिखो तो एक जैसा देखने में आसानी होगा, CH2 और H, तो अब समझ में आएगा HI। अब साफ साफ हम लोग जान रहे हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, उससे ज़्यादा क्लोरीन, उससे ज़्यादा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे भी कम इसका होगा, और यहाँ तो लिटिल लिटिल होगा। ये बोलो कि होगा ही नहीं, हाइड्रोजन कब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगा, ये तो उल्टा देगा ऐसा। तो जैसा हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है इसीलिए, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, उससे कमजोरी, फिर ऐसे। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि विथ द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज बढ़ेगा। और इसको कंफर्म कर लें हम लोग पीके से, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कैसे बताएंगे अभी हम। तो यदि वह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उन्हें पीके का वैल्यू सबसे कम उसी के लिए होना चाहिए। इसका होता है 4.76 एसिडिक का, एक आयोडीन आ जाएगा तो 3.18। देखो कितना पीके वैल्यू घट गया, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कितना तेज़ी से बढ़ा। इसका होता है 2.90, इसका है 2.86 और फ्लोरीन वाले का है 2.59। तो पीके का वैल्यू सबसे कम होने का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा क्या होगा ही, एसिडिक। तो देखो इसी क्वेश्चन को एक डायरेक्टली पूछेगा तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दूसरा देखो ऐसे पूछ सकता है, विच वन हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ या लार्जेस्ट पीके वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन। COOH, Cl, COOH, Pr, COOH, I, COOH, F, ऐसा पूछ रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा पीके वैल्यू किसके लिए होगा। तो पीके वैल्यू सबसे बड़ा पूछ रहा है, मतलब कि एसिड सबसे वीक होगा। तो कल ये देखो कि एसिड वीक कौन होगा, तो जिसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आयोडीन है, दिस वन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो इसे समझ लिए हम लोग। नेक्स्ट कि यदि इस तरह का एसिड हो
हैलोजन का संख्या अलग अलग हो, मतलब एक CH3COOH, CH2ClCOOH, फिर ClCHClCOOH, फिर ClClClCOOH। ऐसे बेस्ट कंपैरिजन कर पाओगे जब हाइड्रोजन को अलग दिखाओ। कहानी में क्या ट्विस्ट है उसको देखो। यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन के सामने कोई औकात नहीं रखता है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उसको। यहाँ चलो ये दोनों हाइड्रोजन दे रहा है, लेकिन क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब यहाँ एक ही हाइड्रोजन दे रहा है, लेने वाला 2 है। यहाँ सबका सब लेने वाला है, हैं? तो अब समझ जाओ, बड़ा आसान सा बात हो गया। वहाँ सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ एक डोनेटिंग द्वारा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है, लिस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर भी है। खींचने का तो औकात है नहीं, देने का भी औकात बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ऐसा हाइड्रोजन कोई काम का नहीं है उस हिसाब से। तो बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते जाओ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा, सबसे मजबूत एसिड। पीके वैल्यू से कंफर्म करो। एसिडिक एसिड का बार बार लिख रहे हैं 4.76, इसका होता है 2.86, इसका 1.48, इसका 0.70। देख लो कितना कम हो गया वैल्यू है। पीके वैल्यू वहाँ 1 के आसपास जा रहा है, इवन लेस देन 1 हो गया है। तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यू कैन इमेजिन, मिनरल एसिड के जैसा हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का संख्या बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब है डिस्टेंस वाला। ऐसे COOH ब्यूटेनोइक एसिड होगा, 1 2 Cl, फिर COOH, यहाँ लगा दो Cl, फिर COOH, यहाँ लगा दो Cl, और फिर बिना Cl वाला लगाओ। ऐसे तो सब में कार्बन सेम है, सब में ब्रांचिंग सेम है, सब में हैलोजन भी वही है, हैलोजन का संख्या भी सेम है। अंतर है केवल पोजीशन पे कि 1 2 पे है क्लोरीन, 1 2 3 पे है, 1 2 3 4 पे है, और यहाँ तो है ही नहीं है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ड्यू टू -I इफेक्ट, एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा इसका पावर होता है, जैसे जैसे दूर जाएगा पावर कम होते जाता है। तो यदि यहाँ क्लोरीन इसके नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, वहाँ तो है ही नहीं। तो उस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे वीक और वो सबसे वीक। पीके वैल्यू लिख लो, पता चल जाएगा क्या है। तो पीके वैल्यू इसका जो है 2.83 है। कार्बन ज़्यादा है ना, इसीलिए 4 कार्बन है, ऊपर में हम लोग 2 ही कार्बन लिए हैं। इसका 3.98, 4.52 और इसका 4.82। तो पीके वैल्यू जितना कम है मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीके वैल्यू जितना कम है मतलब कि वह उतना ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको थियोरिटिकली हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं थियोरिटिकली एक्सप्लेन, थियोरिटिकली तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं इसको हम लोग। पीके वैल्यू बस सपोर्ट के लिए है, कंफर्म करने के लिए कि हाँ कैसे बढ़ता घटता है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट, कि कोई हैलोजन वगैरह लगा हुआ ना हो, कोई हैलोजन वगैरह लगा हुआ ना हो।
बस अलग अलग कार्बन हो, तब क्या होगा? इस तरह का ग्रुप हो जैसे CH3CH2COOH, CH2CH2COOH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CCOOH, 3 तरह का। इसमें जो है कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को? नाम पे जाओगे तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपिनोइक एसिड, दिस इज प्रोपाइनोइक एसिड। ऐसे कार्बन वगैरह सेम है, अंतर है यहाँ कार्बन के नेचर का। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात कर लें हम लोग तो इसमें s कैरेक्टर 25%, इसमें 33.3%, इसमें 50%। कि यदि यह कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब 25% इसके पास s है, बाकी 75 p है, इसमें इतना s है, बाकी p है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s, कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यदि वह अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है तो वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? परसेंटेज ऑफ s का। तो इसका मतलब हुआ कि यह ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डबल बॉन्ड से, उसका ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ तो जो है E ओवरऑल काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, ऐसे इलेक्ट्रॉन अपना देगा। E अब sp2 हो गया तो समवॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर सकता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा ई वाला, उसके बाद ई होगा और सबसे कम हो जाएगा ई वाला। पीके वैल्यूज क्या कहते हैं वही कहेंगे जो हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। इसके लिए है 4.87, इसके लिए है 4.25, इसके लिए 1.99। मतलब ट्रिपल बॉन्ड आने से तो तबाही मच गया। 1.99 कितना तेज़ी से जो है इंक्रीज किया एसिडिक स्ट्रेंथ, इस बात को ज़रा देखो और समझो, इतना ज़्यादा डोमिनेट किया। और एक तो हम लोग देख ही लिए थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऊपर में लगे हुए हैं उस हिसाब से क्या वेरिएशन था सो। तो चलो एक ही हो गया एसिडिक नेचर का वेरिएशन। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोपायोनिक एसिड, उससे भी प्रोपिनोइक, और सबसे कमज़ोर हो गया प्रोपेनोइक। एक ई जो वेरिएशन हमने लिखा था अभी उसको ज़रा समझोगे। कि ऐसे यदि दिए हुए हों CH2COOH, फिर F CH2COOH, फिर CN CH2COOH, NO2 CH2COOH, और एक है CF3 CH2COOH, या डायरेक्ट CF3 लो, CH2 नहीं लेना बीच में, डायरेक्ट CF3। अच्छा, क्या कहते हैं पीके वैल्यूज? 4.31, 2.59, 2.45, 1.68 एंड 0.52। पीके का वैल्यू से कंक्लूजन तो डायरेक्ट आ जाता है कि जिसका जितना कम वैल्यू है फिर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है।
तो उस हिसाब से तो लास्ट वाला जो ट्राईफ्लोरोएसिडिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इससे कमजोरी होगा, इससे कमजोरी होगा, इससे कमजोरी, और सबसे कमजोरी वाला होने वाला है। ऐसा वजह साफ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यहाँ से देखो लिखे, फिनाइल से ज़्यादा है फ्लोरीन का, उससे ज़्यादा है CN का, उससे ज़्यादा NO2 का, और सबसे ज़्यादा CF3 का। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर वाला ग्रुप रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। यही वजह था, सिंपल सा। तो अब हम लोग ज़रा बात करते हैं एरोमेटिक एसिड के। व्हाट अबाउट एरोमेटिक एसिड? कि एरोमेटिक एसिड और एलिफेटिक एसिड का कंपैरिजन हो तो क्या ही रिजल्ट आ सकते हैं, एक बार उसको ज़रा देख लेते हैं। ये एरोमेटिक एसिड को रहने दें, उसको थोड़ा आगे करेंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल में करना होगा उसको। पहले हम लोग इन 2 पॉइंट्स को देखें। पहला कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या अंतर है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या अंतर है, कंपैरिजन करें हम। एरोमेटिक एसिड का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस अल्कोहल, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वैरी करेगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, उसे लेकर के चले हम लोग, उसको समझें। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कहानी है कुछ ऐसा, और अल्कोहल का कहानी है कुछ ऐसा। सिमिलैरिटी एक ही है कि दोनों में OH है, ऐसा। अब वो दोनों में OH है तो पोलर तो होगा ही, डेफिनेटली पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऐसे करके यहाँ भी खींचेगा, तो यहाँ भी पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। लेकिन अभी OH के बगल वाले ग्रुप का हाल देखो, तो OH के बगल में जो ग्रुप है अल्कोहल में, नॉर्मल अल्कोहल यदि है तो या तो अल्काइल होगा, और यदि यह अल्काइल होगा मतलब प्लस आई होगा, और प्लस आई होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। प्लस आई है इसका मतलब कि वह कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ देखोगे तो OH के बगल में यह ग्रुप है जो कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बोथ -I एंड -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो उस हिसाब से यहाँ कार्बोनिल इसके इलेक्ट्रॉन को भी विड्रॉ करेगा, और यहाँ उल्टा होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब यहाँ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अल्काइल से ही मिलने लगेगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ क्यों करेगा, या करेगा भी तो कम करेगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कोई और है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और भी ज़्यादा करेगा। तो यहाँ से जो H+ रिलीजिंग टेंडेंसी है वह अधिक होगा, ग्रेटर H+ रिलीजिंग टेंडेंसी, H+ रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ जब इधर से मिला तो कम खींचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं लोअर, ऐसे निकलेगा H लेकिन बड़ा मशक्क़त से, लोअर H+ रिलीजिंग टेंडेंसी। ठीक, तो एक बात यहाँ से हम लोग समझ गए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है किससे, अल्कोहल से। और वजह भी समझ में आ गया, अल्काइल और एराइल का, अल्काइल और कार्बोनिल ग्रुप का जो वजह था उसमें, अल्काइल और कार्बोनिल ग्रुप के चलते ऐसा हो पाया, वो भी हम लोग देख लिए। अब यदि H+ निकल जाए तो उसके बाद के क्या कहानी है,
तो RC डबल बॉन्ड O माइनस, मान लो कोई तरह से H निकल गया दोनों जगह से, तो यहाँ कार्बोक्सिलेट बनेगा और यहाँ अल्कोक्साइड बनेगा। अल्कोक्साइड यदि निकल जाए ऐसे इलेक्ट्रॉन ले ले ऐसा, यहाँ बनेगा कार्बोक्सिलेट। अब जैसा कि हम लोग देखें कि कार्बोक्सिलेट जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बहुत बार देखते आए इस चीज़ को हम लोग। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, फाइनली हाइब्रिड बनाते हैं, O माइनस माइनस। इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, नो रेजोनेंस स्टेबलाइज, इवन किसी भी प्रकार का स्टेबलाइजेशन नहीं है। ऊपर से और अनस्टेबल होगा क्योंकि बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अब यहाँ से पूरा कहानी समझो। शुरुआत से हम लोग देखें तो एक तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हम लोग कर रहे हैं केवल। तो एक तो इसका H+ रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा था अल्कोहल से, पहला वजह। दूसरा वजह कि H+ रिलीज करने के बाद जो दोनों के कॉन्जुगेट बेस बने, तो उस कॉन्जुगेट बेस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है माने कार्बोक्सिलेट, वह बेहतर स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इवन मच मोर स्टेबल दैन कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ रेजोनेंस के मामले में। लेकिन यहाँ जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना अल्कोक्साइड, इट इज लेस स्टेबल, देयर इज नो एनी फैक्टर विच कैन स्टेबलाइज दिस अल्कोक्साइड आयन। तो H+ रिलीजिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा, कंजुगेट बेस भी ज़्यादा स्टेबल। H+ रिलीजिंग टेंडेंसी कम, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी भी कम। तो ये दोनों तो एक ही इशारा कर रहा है क्या, कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल ऑल्दो बोथ कंटेन OH ग्रुप, कि दोनों के पास OH ग्रुप है, इसके बावजूद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किससे, अल्कोहल से। ठीक है। अब अल्कोहल से ज़्यादा होगा तो ऐसे करके और भी कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन है, तो ये सबसे भी कंपैरिजन कर सकते हो, हैं, ये सबसे भी कंपैरिजन कर सकते हो। अल्कोहल तो एक हम लोग लिए इसको स्टैंडर्ड तौर पे, फिनॉल भी देखेंगे, कंपैरिजन तो फिनॉल से भी इसका होगा कि फिनॉल और इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अभी अल्कोहल से हम लोग को बात समझ में आ गया कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। यदि इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मान लो कि हम लोग कंपेयर कर लें अल्काइन वगैरह से, तो क्योंकि अल्काइन का भी हाइड्रोजन तो एसिडिक होता है, अल्काइन का भी जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो चलो एक अल्काइन को भी एडजस्ट करिए लेते हैं इसमें, ऐसा ऐसे। तो इन दोनों में कॉमन बात था OH, यहाँ आ गया है CH। तो पहला बात कि CH बॉन्ड सबसे कम पोलर होता है, लीस्ट पोलर इन सबों में, OH से तो कम ही पोलर है। हालांकि यहाँ एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यह हाइड्रोजन को उतना नहीं विड्रॉ करेगा जितना यहाँ OH करेगा, चाहे वो अल्कोहल का हो चाहे कार्बोक्सिल का हो। अब फिर से मान लो H निकाल दो, तो निकालने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, अल्काइनाइड आयन बनेगा, है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ भी नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ भी नहीं है, लेकिन पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, अल्कोक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा या अल्काइनाइड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल लगाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल लगाओगे तो क्या सोचोगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, वहाँ नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। ऑक्सीजन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यही है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है कार्बन से, तो नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, तो उस तरह का सिस्टम कम स्टेबल है उसके तुलना में जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो उस हिसाब से अल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल देन अल्काइनाइड, ऑल्दो नन ऑफ दिस आर स्टेबलाइज्ड बाय एनी अदर फैक्टर्स लाइक रेजोनेंस इंडक्टिव। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे कि या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो या नेगेटिव चार्ज को अच्छे से बियर कर सकता है, ये कार्बन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्शन फील नहीं करेगा जो यहाँ का एक्सेस इलेक्ट्रॉन कर पाएगा।
तो इसलिए जो है यह ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस हिसाब से यदि अल्कोक्साइड ज़्यादा स्टेबल है तो फिर अल्कोहल जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा अल्काइन से। अल्कीन अल्केन तो ना के बराबर एसिडिक होते हैं, एक अल्काइन ही हो रहा था, इसलिए उसी से हम लोग कंपैरिजन किए। तो अल्कोहल से हो गया, अल्काइन से हो ही गया, अल्काइन से भी हो ही गया, एक अल्कोहल फिनॉल बच जा रहा है और एमीन वगैरह। तो एमीन वगैरह का भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना जो है दिमाग में फिट रखो, नोट्स में सब मेंशन किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग जोर देने वाले हैं अब एरोमेटिक एसिड पर एग्ज़ाम के लिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।